नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। सिद्धू मूसावाला का जो हत्याकांड पंजाब में हुआ है उसने ना सिर्फ पंजाब की राजनीति हिला दी है बल्कि उसके तार अब कई जगह जुड़े दिख रहे हैं। इस पे पार्टियां जो हैं वो आपस में जरूर राजनीतिक तौर पे भिड़ी हुई हैं, लेकिन इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप सबसे पहले 6 बजे लोकतंत्र में ले रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई इस केस में कई खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से अपनी फेक एनकाउंटर की आशंका जताते हुए मकोका कोर्ट का रुख किया है। हालांकि कोर्ट के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा, सुरक्षा स्टेट का विषय है, इसमें दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने इस बारे में कोई आदेश पारित नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है जिसकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की, ये व्यक्ति और इसकी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है और इसके बाद से अब इनको अपनी ही हत्या का डर सता रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस और सरकार जो इस वक्त जबरदस्त सवालों के घेरे में है, इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी एनकाउंटर करने के बाद कोशिश करेंगे वो थोड़े माहौल को शांत करने की। गौरव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो पूरी फेक एनकाउंटर के खिलाफ जो इन्होंने पिटीशन लगाने की कोशिश की थी, डर सता रहा है? देखिए, डर तो सता ही रहा है और लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात रखी है कि चूंकि उसके खिलाफ मकोका के मामले में सुनवाई हो रही है और वो तिहाड़ जेल में है, और ऐसे में इस मामले में जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी सरकार को उसके लिए प्रोटेक्शन वारंट तिहाड़ जेल की तरफ से न दिया जाए, चूंकि तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से जो याचिका डाली गई है उसमें इसने ये कहा है कि उसे डर है कि पंजाब पुलिस जो है उसका एनकाउंटर कर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि स्पेशल जज जो है प्रवीण सिंह, उन्होंने ये कहकर इस बात को नकार दिया कि इस तरह के जो मामले होते हैं वो स्टेट का विषय होते हैं, उसमें कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि संभवतः दोबारा जो है वो। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ। विशाल चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं। चोपड़ा जी, सबसे पहले आपकी याचिका जो थी उसमें आपने किस बात की आशंका जताई थी और जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया है? नहीं सर, इसे सुनने का इनकार नहीं किया है। हमने जो पिटीशन मूव की है वो मकोका कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है जिसमें हमारा ट्रायल है, पेंडिंग चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, और हमने इसके अंदर इसलिए लगाई थी कि हमें जो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन वाला नजर आता है तो इस कोर्ट की नॉलेज में आना चाहिए, और इस कोर्ट की नॉलेज में अगर आता है तो सेक्शन 10 मकोका के अंदर इनके पास पावर है कि ये चाहे तो उसको मना कर सकते हैं कि ये मकोका कोर्ट ऑलरेडी फेस कर रहा है तो दूसरी स्टेट को हैंड ओवर ना किया जाए, नहीं तो इसका ट्रायल जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज नेचर में चला जाएगा। लेकिन चोपड़ा साहब, जब इतनी बड़े हत्याकांड में आप जिम्मेदारी लेते हैं, आगे बढ़ चढ़ के आप ये बात कहते हैं कि हमने मारा है, हमारी गैंग ने मारा है, तो उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी उस इन्वेस्टिगेशन में। सर हमने देखिए सर, पहली बात तो यह है कि ऑलरेडी ये जो ह्यूमर है कि हमने मारा, हमारे से कोई रिलेशन है नहीं मेरे क्लाइंट का। लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी जेल में 7 साल से बंद है सर, और तिहाड़ जैसे बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर यहाँ पे बिल्कुल जैमर्स लगे हुए हैं, हाई रिस्क के अंदर में वो रहता है, वहां पे कोई फोन फैसिलिटी तक नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। सेकंड थिंग, हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को तैयार है। हमने खुद कहा है कि हमें हैंडकफ्स और शेकल्स के अंदर में बकायदा प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की जाए। ये ना हो कि कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये मामला हो और उसके अंदर हमें शिकार बना के हमारा कोई फेक एनकाउंटर कर दिया जाए। तो हमें सिर्फ ये एप्रीहेंशन। तो आपको क्या एप्रीहेंशन है कि पॉलिटिकल मोटिव क्या, यानी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में जिसके अधीन तिहाड़ जेल है और वहीं पर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, आपको लगता है कि इनका एनकाउंटर हो जाएगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? सर देखिए, एक सीधी सी बात है, आप देखिए जो मूसावाला जिनका मर्डर हुआ है, देखिए एक दुखद घटना है लेकिन वो अपनी जगह बात है और फैक्ट्स अपनी जगह है। उनके साथ में जो हुआ है उनका खुद का नाम एक कॉन्स्पिरेसी के अंदर आया है जो कि अकाली दल के नेता थे विक्की मटोकेड़ा, उनकी हत्या के अंदर उनकी ऑलरेडी हालांकि वो कॉन्स्पिरेटर थे उस केस के अंदर, तो वो ये कांग्रेसी नेता है, वो अकाली नेता है, उनका मर्डर हुआ उसमें इनका नाम आना, इनकी कोई आपस राइवली हो सकती है, मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्लाइंट आज भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे आप? कोर्ट ने आज उस पर सुनवाई ज्यादा करी नहीं है तो उसमें आप क्या करेंगे आप?
सर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी प्रोटेक्शन आया नहीं है, मेरे पास प्रोटेक्शन वारंट आएगा तो मैं इसके अंदर में डायरेक्शन पास कर सकता हूं, जब तक मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं आएगा। हमें अप्रीहेंशन है, तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने कहा जब तक विशाल जी देखिए हमारे पास चोपड़ा साहब, जब तक यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन वारंट नहीं आएगा हम इसके ऊपर स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं कर सकते। और मैं कल हाईकोर्ट भी जा रहा हूँ सर, कल हाईकोर्ट में स्पेशल चीफ जस्टिस साहब के पास अपेयर होऊंगा और बाकायदा एप्लीकेशन बताऊंगा इसी स्पेसिफिक केस को लेके, किस तरह से मेरे को इसके अंदर डायरेक्शन दी जाए। मेरे को सेफ्टी चाहिए सर, मेरे को सेफ्टी चाहिए, मैं इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मैं इन्वेस्टिगेशन से भागने के लिए नहीं आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए चोपड़ा साहब। तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो वकील हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं, वो हाईकोर्ट तक जाएंगे। सबको अब डर सता रहा है जो विकास दुबे के साथ हुआ या फिर जो हैदराबाद में हुआ इनके साथ ना हो जाए, क्योंकि वैसे तो बढ़ चढ़ के फेसबुक पर और इनके साथियों ने बड़े बड़े नाम लिखे कि हमने मारा है, हमने मारा है। अब डर सता रहा है कि इनके साथ एनकाउंटर ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में है उस पर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेने के जबरदस्त आरोप लग रहे हैं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सरकार कह रही है कि हत्या के वक्त सिद्धू की सुरक्षा में 2 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन वारदात के समय वो पुलिस वालों को साथ लेकर गए नहीं थे। इस बीच मूसेवाला की हत्या के वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये 32 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो में हमलावर जो हैं वो काफिला जो उनका पूरा दिखाई पड़ रहा है, गोलियों की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। देखिए 32 सेकंड में कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। एक, दो, तीन, फायरिंग की गिनती कहां जाकर रुकी ये दावे से कोई नहीं कह सकता। हमलावर गोलियां चलाते रहे। पूरा इलाका फायरिंग से थर्रा उठा। फायरिंग की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। मौकाए वारदात पर अफरा तफरी का माहौल था। गौर से सुनिए, 40 से 50 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग। लोग भाग रहे हैं। पास खड़ी गाड़ियां हमले की चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रही है। इस फायरिंग से ठीक पहले वीडियो में ब्लैक रंग की थार दिख रही है। इस थार जीप को सिद्धू मूसेवाला चला रहा है। अगले ही पल वीडियो में एक तेज रफ्तार सफेद रंग की बोलेरो दिखती है। ये बोलेरो मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करती दिख रही है। आगे मोड़ है। जाहिर है सिद्धू मूसेवाला वहां अपनी थार को धीमी करते हैं। मौका देखकर बोलेरो ओवरटेक कर थार को रोक लेता है और फिर सिर्फ गोली की आवाज सुनाई पड़ती है। यानी हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलते ही उसका पीछा किया और फिर उनकी जीप को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मूसेवाला की थार जीप वारदात की गवाही दे रही है। थार के विंड स्क्रीन पर 14 से 15 गोलियों के निशान हैं। 10 गोली के निशान तो ड्राइवर को ठीक सामने से मारी गई। विंड स्क्रीन की बाईं तरफ 4 से 5 गोलियों के निशान हैं। थार की बोनेट पर 2 बड़े गोली के निशान हैं। अंदाजा लगाइए कि लोहे की मोटी चादर में कितना बड़ा सुराख हुआ है। थार की टायर को गोली मारकर पंचर किया गया है। थार के पीछे और साइड के शीशे गोलियों से चकनाचूर दिख रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं, हमलावरों ने चारों तरफ से घेर कर थार पर बेतहाशा गोली चलाई। मकसद एक ही था, सिद्धू मूसेवाला को हर हाल में मार देना। ये वही थार गाड़ी है जो सिद्धू चला रहे थे, सिद्धू मूसेवाला।
और उस दौरान जिस तरीके से फायरिंग हुई उस चीज को लेकर के फॉरेंसिक की टीम यहां पे पहुंची हुई है। ये काफी ज्यादा अहम सबूत है जो पंजाब पुलिस अब इकट्ठा कर रही है। जो जांच है वो एसआईटी को दे दी गई है। एसआईटी की जो टीम है वो अब इस पूरे मौके का भी मुआयना करेगी और एक एक गोली की जो निशान है, कितनी दूरी से चलाए गए, कितना ज्यादा सर्कमफ्रेंस हुआ, गोली किस एंगल से चली, ये सारी चीजें उन अपराधियों को कानून से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब होगी। इसलिए अब यहां पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ चुके हैं। एक एक जो गोली का जो डिस्टेंस है उसको मुआयना किया जा रहा है। फायरिंग के निशान पास की दीवारों और घरों के गेट से भी मिले हैं, यानी कुछ सेकंड में इतनी गोलियां दागना सिर्फ ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से ही मुमकिन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को मारने के लिए जिस बंदूक का नाम आ रहा है वो है AN-94। ये राइफल AK-47 का आधुनिक वर्जन है। यह असॉल्ट राइफल 1997 से लगातार रूस के सैन्य बलों में सेवा दे रही है। AN-94 से फुल ऑटोमेटिक मोड में हर मिनट 600 राउंड गोलियां निकलती हैं। गोलियों की गति 900 मीटर प्रति सेकंड है। असॉल्ट राइफल 2 शॉट बर्स्ट ऑपरेशन का ऑप्शन देती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक के पीछे एक करके 2 गोलियां तेजी से निकलती है और सामने वाले को एक साथ 2 गोलियां लगती है, यानी सामने वाले को बचने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। जिस तरीके से यहाँ पे जो बुलेट की जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसको अगर गिना जाए तो 28 के करीब तो हम अपनी आंखों से गिन सकते हैं। जाहिर सी बात है और भी ज्यादा गोलियां चली होंगी। हमलावरों का निशाना सिद्धू थे। उन्हें यह पता था कि सिद्धू मूसेवाला गाड़ी चला रहे हैं। उन्हें यह पता था कि उन्हें किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सिद्धू जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं मूसेवाला, उन पे फायरिंग करनी है। आप देखिए एंट्री वुंड्स जो हैं ये पीछे की तरफ नहीं आते हैं, ये पीछे से आगे की ओर जाते हैं, जिससे साफ तौर से प्रतीत होता है कि हमलावरों को इन काले शीशे वाली गाड़ी में भी ये पता था कि मूसेवाला कहां बैठे हुए हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो टिप ऑफ जो था वो प्रॉपर था, रेकी भी प्रॉपर थी। अंत तक गोलियां चलाई गई हैं। इस तरीके से यहाँ पे कई आप निशान अपनी आंखों से साफ तौर से देख सकते हैं। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जगह खास तौर पर चुनी थी। यह रास्ता एक सकरा है, यहाँ गाड़ियों की रफ्तार धीमी रहती है और इसमें कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, यानी हमला करने का सबसे महफूज ठिकाना यही था। प्रियांक त्रिपाठी के साथ गुरप्रीत चिन्ना, टाइम्स नाउ, नवभारत। बिल्कुल हिला देने वाली सीसीटीवी फुटेज है ये। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद इस्तेमाल हुई एक भागने की जो गेट अवे कार थी उसको बरामद किया गया है। शूटर्स इस कार में भागे थे। पंजाब के मोगा से यह ऑल्टो कार बरामद हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि जो शूटर्स थे हत्या के बाद जो जिस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया उस इलाके से भागने में, स्पॉट से भागने में, वहां वो गाड़ी अब पंजाब पुलिस ने बरामद की है। ये एक ऑल्टो कार वहां पर पुलिस को मिली है जो लावारिस हालत में पुलिस के हाथ लगी है। मनोज कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, पुलिस के पास और क्या क्या इस वक्त जांच से जुड़ी हुई अहम जानकारी पुलिस जुटा पाई है और ये कार का क्या पूरा किस्सा है, किसकी गाड़ी थी ये? देखिए, पंजाब पुलिस की बात करें तो कई सबूत उनके हाथ लगे हैं। कल ही 2 गाड़ियां रिकवर हो गई थी जिन पर हमलावर आए थे और अब कुछ देर पहले जो अल्टो गाड़ी जो बदमाशों ने हमला करने के बाद भागने के लिए इस्तेमाल की थी वो भी मोगा से रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ 6 लोगों को राउंड अप किया था कल ही पंजाब पुलिस ने और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पटियाला से भी आज करीब 2 से 3 लोगों को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पंजाब के डीजीपी ने जो कल जानकारी दी थी उसके बाद से पंजाब पुलिस ने कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस के हाथ काफी पुख्ता सबूत लगे हैं और बहुत जल्दी एक ब्रीफिंग पंजाब पुलिस की तरफ से की जाएगी जिसमें वो तमाम डिटेल्स दी जाएंगी जो पुलिस अब तक कार्रवाई में कर पाई है या उनके हाथ जो भी सबूत लगे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस खबर पे और रुकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर जिस तरीके के एंगल अब बाहर निकल के आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली है। 15 दिन पहले सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था और ये गाना जो था वो उनकी जिंदगी का आखिरी सच बनकर सामने आया।
संयोग कहें इसे किस तरह का। देखिए, जिस गाने से प्रभावित होकर मूसेवाला ने अपना नया गाना बनाया, उस गायक का भी सच बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि सिद्धू मूसेवाला का अंजाम हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। उनका जो गाना था उसका नाम है लास्ट राइड, यानी कि अंतिम यात्रा। देखिए। पंद्रह दिन पहले सिद्धू मूसेवाला का एक गाना आया, द लास्ट राइड। लिरिक्स को गौर से सुनिए। गबरू दे चेहरे उत्ते नूर दसदा, एहदा उठेगा जवानी च जनाजा। इसका मतलब है जवान लड़के की आंखें सब कुछ कह रही है कि जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला आगे गा रहे हैं, जमाने का तख्ता पलट हो चुका है, रस्म और रिवाज सब कुछ बदल गए हैं, मौत न जाने कब, कहां और कैसे दस्तक दे दे। अब इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि मूसेवाला की हत्या भी महज 28 साल में कर दी गई। मौत कहां से आकर सामने खड़ी हो गई, ये समझ ही नहीं आया। हमलावरों ने मूसेवाला की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और मौके पर ही मौत हुई। उन्होंने मां नू इंजेक्शन दे के सवाया है, बाप बैठा रो रहा है। पिंड च जी बहुत बुरा हाल, ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਰੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ शाम ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ भी नहीं खाधी जी। द लास्ट राइड गाने को रिलीज हुए 15 दिन हुए हैं। गाना सोशल मीडिया में जबरदस्त हिट हुआ। गाने को अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि गाने के बोल सिद्धू ने खुद लिखे थे। इसे सुनने में ऐसा लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि मूसेवाला ने अपने इस आखिरी गाने में अमेरिकी रैपर टुपैक शकूर की हत्या की एक तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी। गाने में मूसेवाला ने अपने जूते में टुपैक शकूर की तस्वीर लगाई, साथ ही अपने इंस्टाग्राम में टुपैक की मौत से जुड़ी कार की तस्वीर भी लगाई थी। दरअसल 7 सितंबर 1996 की रात लास वेगास में 25 साल के अमेरिकी गायक टुपैक शकूर की कार को घेर कर गोलियां बरसाई गई थी। टुपैक शकूर की कार को 4 हमलावरों ने घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में उनकी मौत हो गई। विधि का विधान देखिए। ठीक उसी तरह टुपैक शकूर के स्टाइल और गानों का दीवाना सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या होती है। सोशल मीडिया में सिद्धू मूसेवाला का एक और गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गाने के बोल हैं, सच बोलेगा तो 295 लगेगी। सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्ते हेट मिलूगी। 10 महीने पहले उन्होंने गीत 295 लगेगी रिलीज किया। ये गीत पंजाबी में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं को लेकर था। अब यह गाना इसलिए वायरल हो रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 तारीख को साल के 5वें महीने में हुई है। यानी गाना 295 और मौत की तारीख 29/5 को लोग जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया में 2 गाने द लास्ट राइड और 295 लगेगी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। यह संयोग ही है कि क्या गाने का टाइटल और उनकी मौत की तारीख एक ही हो गई। सवाल यही कि क्या मौत की आहट सिद्धू मूसेवाला को पहले से हो गई थी। हालांकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी को इस पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर एक साजिश का हिस्सा था, ऐसा पुलिस कह रही है। ऐसी साजिश जिसका कनेक्शन दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा तक है। इसमें कई गैंग हैं, कई गैंगस्टर हैं जिन्होंने मिलकर साजिश को अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला को मार गिराया गया। अब तक की जानकारी बता रही है कि सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के पीछे सबसे पहला प्लान जो बना वो कनाडा में बना, फिर उसे दिल्ली तक पहुंचाया गया और फिर साजिश को रचने का काम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कई सारे लोगों ने अंजाम दिया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कनाडा, ये जो मर्डर का प्लान है इसके कई परतें हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई
गैंग जो है उसके ऊपर यह पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने इस पूरी गतिविधि को अंजाम दिया। इसके शूटर कौन कौन है? इसमें गिरफ्तार गैंगस्टर जो हैं शार्प शूटर सज्जन सिंह और भोलू, ऐसे कई नाम हैं जो अब पुलिस की कम से कम खोजबीन में सामने आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर एक साजिश का हिस्सा है, ऐसी साजिश जिसका कनेक्शन दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा तक है। इसमें कई गैंग हैं, कई गैंगस्टर जिन्होंने मिलकर साजिश को अंजाम तक पहुंचाया, सिद्धू मूसेवाला को मार गिराया। अब तक की जानकारी बता रही है कि सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के पीछे सबसे पहले प्लान बना कनाडा में, फिर इसे दिल्ली तक पहुंचाया गया। इस साजिश को रचने का काम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी किया गया। कनाडा में मर्डर का प्लान बना, फिर इस प्लान को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप तक पहुंचाया गया। यहीं से सिद्धू मूसेवाला की मौत की कहानी लिखी जाने लगी। इस पूरी कहानी में एक शाहरुख की भूमिका सबसे संदिग्ध है। फिलहाल दिल्ली की पुलिस शाहरुख से पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश में है। तिहाड़ जेल में सिग्नल ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। संदिग्ध शाहरुख सिग्नल फोन से बात करता था। कनाडा में रहने वाले गोल्डी बरार से सिग्नल ऐप से बात किया जा रहा था। संदिग्ध शाहरुख का फोन अब पुलिस के पास है। मतलब संदिग्ध शाहरुख था इंडिया में और गोल्डी कनाडा में, लेकिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में बराबर रह रहे थे और इसके लिए सिग्नल ऐप को एक जरिया बनाया गया था। इससे पहले ही पुलिस की पूछताछ में शाहरुख ने बता दिया था कि तिहाड़ जेल से एक बड़ी साजिश का प्लान हो रहा है और उस प्लान के केंद्र में है लॉरेंस बिश्नोई। उसके साथ साथ गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया, अमित कजला, सत्येंद्र काला, ये सब इसमें लगे हुए हैं। हत्या पंजाब में, साजिश कनाडा से दिल्ली तक। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर को थी इस वारदात की पहले से ही जानकारी। सिद्धू मूसेवाला के सुरक्षा कर्मियों के हाथों में AK-47 देख शाहरुख ने वैसे ही बंदूकों की मांग की थी, जिससे सिद्धू मूसेवाला को मारने में कोई परेशानी ना हो। मूसेवाला की हत्या के बाद एक फेसबुक पोस्ट की भी खूब चर्चा हुई। हालांकि पुलिस ने उसे लेकर तत्परता दिखाई और उसे सोशल मीडिया से हटा दिया। फेसबुक पोस्ट में जिस तरह की बातें लिखी गई थी, उसमें मूसेवाला की हत्या का जश्न झलक रहा था और किसी तरह से बदला ले लेने की खुशी भी दिख रही थी। अब मर्डर का कनेक्शन दिल्ली के तिहाड़ जेल से मिलने के बाद पुलिस लगातार पूछताछ के मूड में है और दो गैंगस्टर से मूसेवाला के मर्डर की कहानी जानने की कोशिश में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी से पूछताछ की है। काला राणा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। स्पेशल सेल लोधी रोड के दफ्तर में भी पूछताछ हुई है। साजिशों के तार ऐसे उलझे हुए हैं कि इसके किसी भी सिरे की पकड़ पुलिस के लिए बहुत आसान नहीं है। मूसेवाला के मर्डर के पीछे किसी एक गैंगस्टर का हाथ नहीं है, इसलिए जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, पुलिस हर उस एंगल तक पहुंचने की कोशिश में है ताकि पता चले कि इस मर्डर के पीछे असली कहानी क्या है। कनाडा वाला गोल्डी बरार, तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई, पुलिस की गिरफ्त में राज उगलने वाला शाहरुख और फिर न जाने कितने गैंगस्टर और गैंग। मूसेवाला की मौत सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह मर्डर पंजाब के छोटे मोटे और बड़े गैंग के बीच की एक नई लड़ाई है, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसका अंत कब होगा यह कह पाना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात करते हैं इस पर हो रही राजनीति की, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है उस पर उठाए जा रहे हैं। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गहरा दुख जताया और इस हत्याकांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा एक ट्वीट किया। हालांकि उन पर आरोप लग रहा है कि उनकी सरकार आते ही सिद्धू समेत तमाम लोगों की सुरक्षा हटा ली गई या घटा दी गई। सरकार ने इसे वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का नाम दिया। कहा सुरक्षा को कुछ लोग स्टेटस सिंबल मानते हैं। अब जरा ये ट्वीट देखिए भगवंत मान का। वही भगवंत मान अपने ट्वीट से जब ये बता रहे थे कि हमने सिद्धू मूसेवाला समेत 43 लोगों की सुरक्षा हटा दी है, खुद कहते हैं कि हमने सुरक्षा हटा दी है और उन लोगों का नाम भी जारी करते हैं। उसके बाद अब खुद ही उनका ऑफिस जो है वो कह रहा है कि सुरक्षा कैसे हटाई गई, इस आदेश की अब हम लोग एक कमेटी बैठाएंगे और जांच कराएंगे। यानी कि राज्य सरकार खुद सुरक्षा हटाती है, मुख्यमंत्री खुद इसको बताते हैं
और फिर अपनी ही जांच कराने के लिए एक हत्याकांड के बाद अब कह रहे हैं कि इस पर एक नए सिरे से जांच होगी। दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि जो ट्वीट भगवंत मान ने करा है उसमें लिखा है कि सुरक्षा घटाने का फैसला जो था, ये वो वाला ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने खुद बड़ी वाहवाही, मतलब पूरा जगह पोस्टर छपवा के इस बात की वाहवाही हुई थी कि देखिए हमने सुरक्षा घटाई। अब अगर आपने जनता के बीच में रख के ये बताया कि सुरक्षा घट गई है, तो क्या जनता के बीच में ये बताना नहीं चाहिए कि ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिसके बिना पे आपने सुरक्षा घटाई? पंजाब की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं लगता है कि एक गैंग वॉर ना शुरू हो जाए। ये रिपोर्ट देखिए, पंजाब की जो वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील एक राज्य है, वहां पर इस वक्त कानून व्यवस्था बिल्कुल अगर कहें तो इस वक्त खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक पॉपुलर सिंगर है, हाई प्रोफाइल मामला है, गैंग है, गैंगस्टर है और इस सब के बीच है सिद्धू मूसेवाला की वो पुरानी कहानी जो विवादों में रही। मूसेवाला पर कई बार इस बात के आरोप लगे कि वो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, खालिस्तान के समर्थन का भी आरोप लगा और ऐसे ही आरोपों की वजह से कई बार मूसेवाला का विवादों से नाता रहा। खबर तो यहां तक है कि यह प्लान पहले से था। हालांकि अब इस मर्डर के बाद पंजाब के जेलों में गैंगवार की संभावनाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई है। यह अनुमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मूसेवाला के मर्डर में जिस गैंग का नाम सामने आ रहा है उसके ज्यादातर गैंग मेंबर पंजाब के जेलों में ही बंद हैं और दूसरे गैंग के मेंबर इसका खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि अब बदला तो लिया जाएगा। बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस गैंग से बदला लेने का ऐलान किया है। सिर्फ 2 दिन में बदला लेने का ऐलान किया गया है। पंजाब के जेलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब की पुलिस ने जेल के अंदर ही इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले पंजाब की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई और बम्बीहा गैंग के सदस्यों को अलग अलग बैरक में रखा जा रहा है ताकि विवाद की आग को किसी तरह की हवा न मिले। इतना ही नहीं, जहां जहां दोनों गैंग के गैंगस्टर जेलों में बंद हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी तरफ इस मर्डर कांड में पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क किया है और कहा है कि बताइए जरा कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर कहां-कहां किस-किस जेल में बंद हैं। सिर्फ बिश्नोई ही नहीं, काला जठेड़ी से लेकर काला राणा और भी बाकी सारे गैंग मेंबर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पंजाब पुलिस सभी गैंगस्टर से पूछताछ करेगी। फिलहाल काला जठेड़ी और काला राणा पुलिस कस्टडी में है। मकोका के मामले में पुलिस ने दोनों की कस्टडी ली थी। जेल में बंद शाहरुख को भी रिमांड पर लेगी पुलिस। पुलिस की नजर सिर्फ दिल्ली या पंजाब तक नहीं है, उत्तराखंड में भी एसटीएफ ने गश्त बढ़ा दी है ताकि किसी तरह से मर्डर से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो सके। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल एसटीएफ की चेकिंग में उत्तराखंड में 2 गाड़ियां पकड़ी गई है। ये गाड़ियां देहरादून के नया गांव में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। अनुमान है कि गाड़ियों में बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हो सकते हैं और इसके लिए पंजाब की पुलिस जल्द ही देहरादून भी पहुंचने वाली है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर अभी और कई खुलासे होने वाले हैं। तब जाकर पता चलेगा कि इसके पीछे की असल जड़ कहां है और इस जड़ को जमाने वाला कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला के जो मर्डर हुआ है उससे आगे बढ़ के देश की बाकी खबरों की तरफ आपको ले चलते हैं। बात करते हैं देश की उन लड़कियों की जिन्होंने आज कमाल कर दिया। कमाल इसलिए कर दिया क्योंकि यूपीएससी में, यानी कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है, उसमें 2021 का रिजल्ट आज घोषित किया गया। इसमें पहले 4 स्थानों पर, यानी कि 1 से लेकर 4 तक जो टॉप 4 प्लेसेस हैं, उन सब पर लड़कियों ने कब्जा जमाया। सबसे पहले स्थान पर श्रुति शर्मा रही, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली हैं और अपनी पढ़ाई दिल्ली में उन्होंने पूरी की है। इसी तरह दूसरे नंबर पर अंकिता अग्रवाल का नाम है, तीसरे नंबर पर गामिनी सिंगला का नाम है, जबकि चौथे नंबर पर ऐश्वर्या वर्मा ने कब्जा जमाया है। इन सब लड़कियों ने इस बार एक इतिहास रच दिया है कि टॉप 4 रैंक्स में कोई भी पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, रिपोर्ट सौंपने से पहले जो शपथ पत्र दिया गया है उसको लेकर दोनों
पक्षों से हस्ताक्षर लिए गए हैं कि सबूत लीक ना किया जाए। ये लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो उसके अंदर वीडियो है, फोटो है, वो जनता के सामने नहीं जाने चाहिए। अब वहां पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर लिए गए हैं कि दोनों पक्ष किसी भी तरीके से कोई सबूत लीक नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने लिखित में यह वादा किया है कि वो किसी भी तरीके से कोई सबूत लीक नहीं करेंगे, कोई वीडियो, कोई फोटो बाहर नहीं जाएगी। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जो वीडियोग्राफी और फोटो है, जो 84 GB का पूरा डेटा है, वो दोनों पक्षों को, हिंदू और मस्जिद के पक्ष को दिया जाएगा, जिससे कि वो उस पर अपनी आपत्तियां दाखिल कर पाएं। लगातार यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर इस तरीके से सेलेक्टिव लीक, यानी कि कुछ चीजों को अपने हिसाब से तोड़मोड़ के लीक किया गया, तो उससे कानून व्यवस्था की कुछ ना कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से अब कोशिश की गई है और कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात को लिखित में दें कि किसी भी तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो सर्वे हुए थे, उन सर्वे की रिपोर्ट, यानी कि फोटो, वीडियो और जो रिपोर्ट है, वो कहीं भी पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में और मीडिया के पास ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से एक जो मंदिर मस्जिद पर जो विवाद चल रहा है। देवबंद के मंच से मुस्लिम नेताओं ने डटे रहने का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर सुनवाई जो चल रही है, जहां मुस्लिम पक्ष के ने जो दलीलें रखी हैं और ज्ञानव्यापी को मंदिर मानने से साफ इनकार किया है। जिस तरीके से हिंदू पक्ष की अपनी मान्यताएं हैं, मुस्लिम पक्ष भी एकजुट होकर अपनी मान्यताओं को सामने रख रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब 4 जुलाई को वाराणसी जिला जज फैसला लेंगे कि ज्ञानवापी का मुद्दा चलेगा या नहीं। मुस्लिम पक्ष लगातार दूसरी तारीख को भी अपनी दलील पूरी नहीं कर सका। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। आज टाइम ओवर हो गया, इसलिए कहा कि भाई ये जो पूरा जून जो है वेकेशन छुट्टी होती है, इसलिए जो है जुलाई में हम इसको डेट लगा रहे हैं और 4 जुलाई को उन्होंने डेट लगाया है। बिल्कुल देर करने कोई साक्ष्य जो हमारा साक्ष्य जांच कमीशन पूरा एकदम बम है, 100% सही है। चाहे वो जो है त्रिशूल की कतारें हों, जो है कतारें हों, जो सारे जो है सब साक्ष्य हमारे सामने है, माननीय न्यायालय के संदर्भ में है। सब हमारा ही 4 जुलाई को सुनवाई होगी। हाँ, 4 जुलाई को सुनवाई और पुनः ऊपर ना पड़ेंगे। भले ही सबूत ज्ञानवापी के मंदिर होने के दावे को पुख्ता कर रहा हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष टस से मस नहीं हो रहा। आज ज्ञानवापी के मुद्दे में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील ने ताबड़तोड़ दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कोर्ट में कहा, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। शिवलिंग की पूजा के दावे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। श्रृंगार गौरी में पूजा का भी विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ की जमीन बताया। 1937 में दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का ढांचा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में हिंदू पक्ष के मुकदमे पर पॉइंट टू पॉइंट आपत्ति दर्ज कराई है। 1936 का फैसले के कहा, वो जो है 62/1936 के फैसले में दीन मोहम्मद के बारे में तो कहे कि 10 गवाह पेश किए गए हैं, लेकिन श्रृंगार गौरी का उसमें कोई जिक्र नहीं है। जैसे हरिशंकर जैन जी ने ये कहा कि क्या इन गवाहों के माध्यम से आप श्रृंगार गौरी का विरोध कर रहे हैं? कहने नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 गवाहों ने श्रृंगार गौरी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो फिलहाल दोनों में बहस होने के बाद, क्षणिक बहस होने के बाद फिर वो पन्ना पढ़ने लगे, लेकिन ले देकर के उनके रवैये से हम लोग आहत हैं, नाखुश है मुस्लिम समाज के रवैये से। वाराणसी जिला कोर्ट में बहस के दौरान हिंदू पक्ष के वकील दावे पर आपत्ति दर्ज कराते रहे। हिंदू पक्ष के वकीलों ने जोर देकर कहा, मस्जिद वक्फ की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड को किसने रजिस्टर्ड किया? ज्ञानवापी में शिवलिंग ही मिला है। यह मांग रखा है कि आदि विश्वेश्वर भगवान जी और काशी विश्वनाथ जी और माँ नंदी जी, माँ श्रृंगार गौरी जी और भगवान गणेश जी की मूर्तियों को न तोड़ें और न क्षतिग्रस्त करें और मुस्लिम समुदाय को उस ज्ञानवापी परिसर में आने जाने से रोक दें। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में हिंदू पक्षों की इस अर्जी पर बहस हुई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई। हिंदू पक्ष की मांग है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री को तुरंत रोक दिया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यहां दस्तावेज मांगा और कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय कर दी। हम लोग इसमें अपीयर किए अंजुमन की तरफ से और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पहले ही दे रखा था
कि इनका जो प्लेंट है, जो इनका एप्लीकेशन है, जो इनकी एफिडेविट है, उसकी कॉपीज़ पहले हमको दी जाए। वो हम भी उसका ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, तब इसकी सुनवाई होगी। और लॉ भी यही कहता है कि जब भी कोई सुनवाई होगी तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही होगी। जज साहब ने मौखिक रूप से उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले कॉपी आप इन लोगों को प्रोवाइड कीजिए। वहीं हिंदू पक्ष की मांग है कि इस मामले में हर रोज सुनवाई की जाए ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। जो उनका एक इशू है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, डिवोटीज को हक नहीं है, तो उस पर वो 4 जुलाई को अपनी बहस करेंगे। हमने संयम से उनको सुना है और कोशिश यही रहेगी जब वो अपनी बहस पूरी कर दे तब अपना जवाब दे। कई केसेस का हवाला दिया गया सर, जिसमें कि हमने देखा कई केसेस का नहीं, दीन मोहम्मद के केस का उन्होंने हवाला दिया। उसको हमने कोर्ट ने पॉइंट आउट कर दिया कोर्ट में कि हिंदू पक्षकार उसमें पार्टी नहीं थे, इसलिए उसका जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं है। पैरा 40 के दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और वो वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती। बहरहाल ये मामला अब 4 जुलाई के लिए टाल दिया गया है, जहां एक बार फिर बहस होगी। इसके बाद ये तय होगा कि ज्ञानवापी का केस चलेगा या नहीं। हालांकि हिंदू पक्ष सर्वे की रिपोर्ट को जारी करने की मांग कर रहा है। उसका दावा है कि वीडियो सार्वजनिक हो तो सच दुनिया के सामने आ जाएगा। आशुतोष सिंह के साथ अनुज मिश्रा, वाराणसी, टाइम्स नाउ नवभारत। पर सच और झूठ का फैसला तो अदालत को करना है। जनता के बीच में उसको लाने से सिर्फ और किसी तरह का उन्माद पैदा होगा, कंफ्यूजन पैदा होगी। तो अगर हिंदू तरफ चाहते हैं, हिंदू पक्ष चाहता है कि वो जनता के बीच में आए, तो वो तो अदालत को तय करना है कि साक्ष्यों में कितना दम है। एक तरफ ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, वहीं दूसरी ओर देवबंद में 2 दिन तक चले जमात-ए-उलमा-ए-हिंद के अधिवेशन से एक नया विवाद जरूर शुरू हो गया है। जमात-ए-उलमा-ए-हिंद के अधिवेशन में कुछ बातें कही गई, हर फैसले को कानून की नज़रों से ही देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ वो कुछ लोगों को विवादास्पद लग रही है। ये विवाद किस तरीके का है और क्यों बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं ना कहीं मदनी जी ने सीधा ये बात ये कही कि अगर आपको हमसे दिक्कत है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम क्यों जाएं बाहर। जो लोग कहते रहते हैं ना, टिकट कटाते हैं लोगों का कि बाहर चले जाइए। अगर आपको हमसे दिक्कत है, हमारे धर्म से दिक्कत है, तो आप बाहर जाइए, ऐसा उनका कहना है। रिपोर्ट देखिए। देवबंद के नए भड़काऊ भाईजान मौलाना मदनी का जहरीला ज्ञान। तरह सी बात का कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। मौलाना मदनी कुछ भी बताएंगे, देश के मुसलमान भड़क जाएंगे। हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो। जमीयत के मंच से खुली धमकी, मौलाना मदनी की कानून को चुनौती। तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं ऐसे ही करके वो हम देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मंजूर, संविधान से ऊपर हो रहे हुजूर। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मथुरा काशी पर मौलाना की तकरीर, कोर्ट के फैसले पर विरोध की लकीर। मौलाना साहब को कौन डरा रहा, पाकिस्तान जाने को कौन उकसा रहा। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। मौलाना ने क्यों उठाया मजहबी मुद्दा, मदनी को क्यों चुभी देश की अखंडता। हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा पंथ। क्या डर में जी रहा देश का मुसलमान, मदनी को नहीं कोर्ट कानून का ज्ञान। मौलाना मदनी का नफरती नंबर गेम, हिंदुस्तान को बांटने का ब्लेम गेम। वो वजह है उसकी खास कि एक खास जहनियत बनाई जा रही है
हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे हम सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं है तो हम अकलियत हैं। टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत नहीं है। हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने और हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में हैं, माइनॉरिटी। वैसे कायदे से देखा जाए तो संविधान की अगर बात हो रही है, संविधान में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया नहीं गया है, तो अगर वो कहते हैं तो इसमें संविधान का उल्लंघन कुछ नहीं है। पर खैर, सबका अपना अपना नजरिया है, कोई कैसी बात को कैसे ले, उसमें कोई क्या कर सकता है। अब जमात उलमा ए हिंद के अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए। इसमें काशी मथुरा विवाद को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक पर मुद्दों पर बातचीत हुई। किसी भी धर्म के लोगों को इन सब मुद्दों पर रायशुमारी करने का पूरा हक संविधान ही देता है। अब कुछ प्रस्ताव जो पारित हुए उस पर कुछ लोगों को मिर्ची भी लगी है। वो कह रहे हैं ये देश पे बांटने की कोशिश की जा रही है। जरा जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2017 में और जब भी होगी शरीयत को मजबूती से पकड़ना है, इस्लाम पर अमल करने का आज़म कर लेंगे तो फिर इस्लाम को क्या, फिर कौन इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके। 48 घंटे देवबंद की धरती पर जमीयत का मंथन हुआ। हिंदुस्तान की बात हुई, संविधान की बात हुई, मजहब की बात हुई, मुसलमान की बात हुई, मंदिर की बात हुई, मस्जिद की बात हुई, डर, भय, भेदभाव की बात हुई, नफरत की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात हुई। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने तमाम तकरीरें रखी। शुरुआत में मदनी के मुंह से प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के बोल निकले। मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। बाद में बोलते बोलते मदनी भटक गए और हिंदू मुसलमान करते हुए भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए। मुसलमान को भड़काने जैसे नफरती बोल बोलते नजर आए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। 2 दिन के इस अधिवेशन में जमीयत ने कई प्रस्ताव पास किए। ये जमीयत के प्रस्ताव कम और धमकियां ज्यादा लगती हैं। अब एक एक कर हम आपको जमीयत के इन प्रस्तावों के पीछे छिपी नफरती सोच की हकीकत डिकोड करके दिखाते हैं। ज्ञानव्यापी हो या मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, दोनों को लेकर इस वक्त विवाद है, लेकिन दोनों ही मामले में संविधान और कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है। लेकिन जिस तरह से देवबंद में अपने अधिवेशन में जमीयत ने यह साफ साफ कह दिया कि इन मामलों में मुकदमों की सुनवाई को भी वो स्वीकार नहीं करेगा, वो ये दिखाता है कि जमीयत को देश के कानून में भरोसा बहुत ही थोड़ा है। प्रस्ताव में कहा गया कि पुराने विवादों को जीवित रखने और इतिहास की कथित ज्यादतियों और गलतियों को सुधारने के नाम पर चलाए जाने वाले आंदोलनों से देश का कोई फायदा नहीं होगा। खेद है कि इस संबंध में बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेशों से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है और पूजा स्थल कानून 1991 की अनदेखी हुई है। जमीयत उलेमा हिंद सत्ता में बैठे लोगों को बता देना चाहती है कि इतिहास के मतभेदों को बार बार जीवित करना देश में शांति और सद्भाव के लिए हरगिज उचित नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद फैसले में पूजा स्थल कानून 1991 एक्ट 42 को संविधान के मूल ढांचे की असली आत्मा बताया है। इसमें यह संदेश मौजूद है कि सरकार, राजनीतिक दल और किसी धार्मिक वर्ग को इस तरह के मामलों में अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। तभी संविधान का अनुपालन करने की शर्तों और वचनों का पालन होगा, नहीं तो ये संविधान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। प्रस्ताव की भाषा बताती है कि जमीयत को कोर्ट कानून पर कोई भरोसा नहीं है। वो अदालत के आदेश तक पर सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह जमीयत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर भी अपने अधिवेशन में प्रस्ताव रखा।
इस प्रस्ताव में क्या कहा गया, अब जरा वो भी जान लीजिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा गया तो तर्क दिया गया कि शादी, तलाक, खुला या विरासत के जो तमाम शरीयत के कानून हैं वो किसी समाज या समूह ने नहीं बनाए हैं, ना ही ये किसी सांस्कृतिक रीति रिवाज का हिस्सा हैं, बल्कि ये सारे कानून हज, रोजा, नमाज जैसे ही अभिन्न इस्लामिक धार्मिक प्रक्रियाएं हैं। और इस पर जमीयत ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन किसी भी इस्लामिक पद्धतियों में सरकार की किसी भी तरह की दखलंदाजी ना तो स्वीकार की जाएगी और साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 25 द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं के तहत ही इस्लाम अपने धर्म का पालन करेगा। हर प्रस्ताव में जमीयत का लहजा बात समझाने से ज्यादा धमकाने वाला ज्यादा दिखा। प्रस्ताव में आगे लिखा गया, इसके बावजूद अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और संविधान व पिछली सरकारों के आश्वासनों और वादों को दरकिनार कर देश के संविधान की सच्ची भावना की अनदेखी करना चाहते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का ये सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। मौलाना मदनी यहाँ शायद ये भूल गए कि समान नागरिक संहिता कानून अगर देश में लागू होगा तो वो देश की संसद से बनकर आएगा, तो क्या देश का मुसलमान उस कानून को नहीं मानेगा? लेकिन फिर भी अपने प्रस्ताव में जमीयत ने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि देश में नफरत और भय का माहौल है? क्योंकि जमीयत के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ वो सिरे से देश के मुसलमानों को भड़काने के सिवाय और कुछ नहीं था। नफरत के बढ़ते दुष्प्रचार को रोकने का प्रस्ताव नाम देकर जमीयत ने नफरती जहर उगलने का काम किया। प्रस्ताव के मुताबिक आज हमारा देश धार्मिक बैर भाव और नफरत की आग में जल रहा है, चाहे वो किसी का पहनावा हो, खान पान हो, आस्था हो, किसी का त्योहार हो, बोली भाषा हो या रोजगार। देशवासियों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाने और खड़ा करने के दुष्प्रयास हो रहे हैं। युवकों को रचनात्मक कामों में लगाने के बजाय विघटनकारी कामों का साधन बनाया जा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिकता की एक काली आंधी मौजूदा सत्ता दल व सरकारों के संरक्षण में चल रही है, जिसने बहुसंख्यक वर्ग के दिमागों में जहर भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अब भला कोई इनसे पूछे कि भड़काने का काम आखिर कर कौन रहा है? प्रस्ताव के नाम पर जमीयत ने झूठ, नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो पूरा प्रपंच रचा है उसे देश का मुसलमान जान चुका है, समझ चुका है। जमीयत के 2 दिन के अधिवेशन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी एक प्रस्ताव रखा गया। जमीयत के इस अधिवेशन में चिंता जताई गई कि भारत में मुसलमानों के प्रति लगातार इस्लामोफोबिया और हिंसा के लिए उकसावे वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस इस्लामोफोबिया की वजह से भारत के मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रतिकार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये मांग की गई कि 267वें लॉ कमीशन के मुताबिक हिंसा के उकसावे वाले रोक पर एक कानून जरूर बनाया जाना चाहिए। इस्लामोफोबिया के प्रस्ताव में आगे लिखा गया, हमारा प्रिय देश इस तरह के दुष्प्रयासों से पहले कभी इतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जो देश की सदियों पुरानी भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। उनके लिए हमारी साझी विरासत और सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता ही प्यारी है। जमीयत उलेमाए हिंद इस स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जाहिर करती है और निम्न उपाय अपनाने की जरूरत महसूस करती है। इसके अलावा जमीयत के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस्लामी शिक्षाओं के बारे में फैलाए जा रहे भ्रमों को दूर करने और इस्लाम धर्म छोड़ने की रोकथाम पर प्रस्ताव, फिलिस्तीन और इस्लामी जगत के संबंध में प्रस्ताव, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों पर प्रस्ताव, हिंदी भाषा अपनाने से संबंधित प्रस्ताव समेत पर्यावरण संरक्षण पर भी प्रस्ताव पास किए गए। इन सभी प्रस्तावों में सबसे गौर करने वाली बात यह रही कि काशी मथुरा विवाद और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को भड़काने और देश में भय का माहौल बताकर नफरती जहर उगलने की कोशिश की गई। सभी प्रस्तावों में जो तकरीरें लिखी गईं, वो देश के मुसलमानों को बांटने वाली थीं, भड़काने वाली थीं। लगता है जमीयत ये भूल गई कि ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, भड़काऊ बयानबाजी और नफरती तजवीजों से नहीं चलता। देवबंद से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।